नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज़ में आज हम छत्तीसगढ़ पीएससी प्री परीक्षा 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि 2019 में हुआ था। पहला सवाल है, किस समिति के द्वारा धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत को ख़त्म करने की सिफारिश की गई थी। तो ये आपकी अलग अलग समिति हैं, सोम समिति, चिलैया समिति, रंगराजन समिति, केलकर समिति। तो इसका उत्तर है केलकर समिति ने सिफारिश की थी कि ये जो छूटें हैं उसको ख़त्म किया जाए। मतलब उनकी कई सिफारिशें थी, वो उस समय के हिसाब से ठीक थी, लेकिन आपको मतलब इस सवाल से ये समझना है कि यार सवाल समितियों से रिलेटेड आ सकता है, तो जो भी लेटेस्ट समिति है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। ये हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना, हम लोग छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। अब देखो इस टाइप के सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं ये आपको सिखाता हूँ। मतलब आपको ये तो पता है यार कि ये सवाल आप पढ़ के नहीं जा सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे अपन बार बार देखते हैं ना। और इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय करता है, वित्त मंत्री करता है। तो भारत का भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड होगा। प्लानिंग कमीशन तो इकोनॉमिक सर्वे करेगा नहीं, ठीक। वित्त आयोग भी इस कमीशन करेगा नहीं। ये दोनों में थोड़ा सा आप सोच सकते हो, फिर भी वित्त मतलब क्या बोलेंगे, वित्त मंत्रालय का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 3, आय का वितरण मापा जाता है। ये सवाल भी थोड़ा कठिन था, लेकिन ये आपका वैसे बनता, हम लोग जब ये अटेम्प्ट तो मेरे को याद है मैं बनाया था कि जो मेंस का सिलेबस है ना उसमें दिया है कि आपका बेरोजगारी भी दिया है, असमानता भी है, गरीबी भी है। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो लॉरेंज कर्व से नापा जाता है। और एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। इसमें यह देखा जाता है कि कितने प्रतिशत लोगों के पास कितनी प्रतिशत संपत्ति है देश की। मतलब ये देखा जाता है कि यार फिर दिखता है कि टॉप 1% लोगों के पास तो 50% संपत्ति है। तो इस टाइप की चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। संविधान के किस अनुच्छेद से वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई? मतलब संविधान के आपको अनुच्छेद भी याद होना चाहिए। किस अनुच्छेद से वयस्क मताधिकार की बात की गई? तो ये बात की गई 326 से। ये तो आप मतलब 326 में कहा गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, 18 साल से ऊपर का जो भी इंसान हो उसको वोट करने का अधिकार हो। और ये 18 साल कब हुआ? पहले 21 साल था, 21 से 18 हुआ 61वें संविधान संशोधन से। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान है? मैं वही बोल रहा था कि बेसिक अगर किसी को ये भी याद नहीं ना अनुच्छेद, तो कम से कम मोटा मोटा तो याद है ना कि 14 से 18 समानता है। तो यार 14 के बाद ही होगा, तो ये दोनों तो हट गया। 15 अगर आप पढ़े होगे तो वो है राज्य, धर्म, जाति, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 में ये कहा गया है कि किन चीज़ों के कारण आपके मूल अधिकार शून्य घोषित हो सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल 14। फिर संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पे क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसमें 3 चीज़ हैं, पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है और हेल्थ है। मतलब ये अनुच्छेद में सीधा सीधा लिखा है। मतलब क्या हो जाएगा 1, 4, 5, ऑप्शन डी। 26 में है कि आप धार्मिक कार्य तो अपने कर सकते हो, लेकिन यार एक तो लोक व्यवस्था देखो, कुछ दंगा अंगा मत हो जाए, सदाचार देखो और स्वास्थ्य देखो। इनके आधार पे आपको धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मतलब आपको संविधान की 8वीं अनुसूची देखना है, इसमें 22 भाषाएं हैं, ये सब भाषाएं हैं, इंग्लिश इसमें नहीं है, ठीक। तो उत्तर आपका हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी वैसे भी है तो क्यों इसको शामिल करने वाली बात होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये ना मेघालय और मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा है। मतलब 3 राज्यों की जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इनकी राजभाषा इंग्लिश है। आपको एक चीज़ कमेंट में बताना, देखो कई संविधान संशोधन हुए इनको जोड़ने के लिए, ठीक। एक 21वां हुआ, ठीक, फिर 71वां हुआ, फिर 92वां हुआ। कब कब हुए और कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी? एक में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी। एक में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जुड़ी। पहले में सिंधी जुड़ी। तो बताना, थोड़ा पढ़ना मैं बता दूंगा तो फिर वो याद नहीं रहेगा। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? ये अगर आपको कहानी पता हो कि धन विधेयक ना लोकसभा का स्पीकर प्रमाणित करता है, और अगर वो बता दिया कि ये लोग
धन विधेयक है, तो फिर राज्यसभा केवल उसको 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद वो अपने आप पारित हो जाता है। तो स्पीकर करता है, अनुच्छेद 110 में है अगर अनुच्छेद पूछा तो। बजट किस में है? बजट अनुच्छेद 112 में है। 14 दिन का टाइम रहता है, 2 हफ्ते का। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? पहला है संसद का सत्र आहूत करना, दूसरा है सत्रावसान करना, बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना। अब ये वाला जो है ना, हम लोग भी दावा आपत्ति लगाए थे, पीएससी नहीं माना और बोला कि अध्यादेश जारी करना ही विधायी शक्ति है। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक, तो मानना पड़ेगा यार। अध्यादेश मतलब क्या होता है? अध्यादेश मतलब होता है कि मतलब लिखा है आपके, बाकी में पढ़ोगे ना, लक्ष्मीकांत, बाकी डीडी बसु, सब में लिखा है कि ये भी शक्तियाँ हैं, लेकिन ये उसको विधायी नहीं मानते। विधायी मतलब जिससे सही में कानून बनता है, और कानून सही में बनता है अध्यादेश से। अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में है? तो 1, 2, 3, ठीक। इसी को थोड़ा उल्टा कर दो, 2, 1, 3, तो इसमें राज्यपाल का अध्यादेश है। 1, 2, 4 में सुप्रीम कोर्ट है, और इसी को 2, 1, 4 कर दोगे तो इसमें हाई कोर्ट है। तो ये अध्यादेश वाली शक्तियाँ हैं, और वही है कि राष्ट्रपति जारी कर सकता है। जब अध्यादेश इसलिए आता है, जैसे कानून संसद बनाएगी, लेकिन मान लो संसद है ही नहीं, संसद अभी लोकसभा वालों की छुट्टी है, तो फिर तुरंत कोई ज़रूरत है ना, तो अध्यादेश आता है। यदि राष्ट्रपति ने संसद में संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? भाई राष्ट्रपति का पावर है, मतलब राष्ट्रपति जैसे ब्रिटेन में राजा है वैसे भारत में राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति अगर बोल दिया होगा तो फिर होगा, तो संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत होगा, ठीक। संयुक्त सत्र का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 108 है। इसका संयुक्त कब होता है? जैसे लोकसभा कोई बिल पास करके भेजी, सामान्य विधेयक, राज्यसभा बोली हम नहीं मानेंगे, तो फिर दोनों साथ में बैठेंगे। जब साथ में बैठेंगे तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, वो नहीं होगा तो लोकसभा उपाध्यक्ष, वो भी नहीं होगा तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष मतलब उपसभापति, सभापति नहीं करेगा। नियम चलेंगे लोकसभा के, और ऐसी संयुक्त बैठक हो जाएगी, ठीक। अगला सवाल है आपका, निम्न कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो ये तो अभी भी मध्य प्रदेश ही है। एक हम लोग वीडियो जल्दी ले आएंगे कि कौन सा राज्य किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है। किस राज्य में 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा थी? तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, वो अभी भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक। और केंद्र शासित प्रदेश में देखोगे तो लक्षद्वीप के साथ प्रथम स्थान में है, और मिजोरम दूसरे स्थान पे है, ठीक। फिर हो जाएगा आपका, ये क्या है, प्रवास के प्रकारों में भारत में गमनामउद सबसे ज़्यादा सही है। तो कॉमन सेंस वाला सवाल है ये, इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है ना बताने में, ये अटेम्प्ट में दिया था। तो मतलब इसमें आप भारत में गमनागमन वर्ष 11 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है? तो जो डाटा पहले मेरे को लग रहा था गांव से शहर वाला, रूरल टू अर्बन सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना कि यार मैक्सिमम जो शादियाँ होती हैं, बाकी चीज़ें होती, भारत गांवों का देश है भाई, 80, 70, 75% आबादी हमारी गांव की है। आप सही में जो घूमते रहते हैं ना वो ज़्यादा होता है। ये उत्तर हो गया था इसमें, मतलब 2 में तो आप हो सकते हो, शहर से गांव तो नहीं होगा, शहर से शहर भी नहीं होगा, बाकी 2 में तुक्का लगाना था, 1 लगाना था। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? बॉक्साइट को कौन करता है बताओ? बॉक्साइट को करता है एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से ही तो फिर एल्यूमिनियम बनता है ना, ठीक। निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? मतलब एक जमशेदपुर करके है, जमशेद जी टाटा का वो था, इसी के पास लौह संयंत्र है और कोयला क्षेत्र, मतलब दोनों के ना बीच में। ये उनके पास ऑप्शन था कि या तो इसके पास लगा लो या इसके पास लगा लो, वो बोले बीच में लगाता हूँ। नदी मिल गई उनको वहीं पे, तो वो वहीं पे लगा लिए। कब बनाए? 1907 में टिस्को बनाए।
कौन सी श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम मतलब होता है जो नई नहीं है। सबसे प्राचीनतम अरावली है। विंध्याचल, पूर्वी घाट भी पुराने, हिमालय अभी अभी बना ना, इसीलिए उसकी हाइट अभी तक बढ़ रही। आप पढ़ते होगे ना, पहले 8,848 थी एवरेस्ट, अब 8,850 हो गई। नवीनतम मतलब जिसमें अभी भी काम चल रहा है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन किस में है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं बंगाल टाइगर भी है। मध्य प्रदेश के मलाज खंड में कौन सा खनिज होता है? तो मध्य प्रदेश के मलाज खंड में तांबा होता है। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने लिखी? ये भी देखो मैं कॉमन सेंस कैसे। 10 रोजा नाम से समझ में आ रहा है ना, मुस्लिम नाम है। अब ये दो हटा दो, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक तो हो ही नहीं सकते। अब ये दोनों में एक है, तो इसको लिखे गफ्फार खां। जितना भी हटा ही सकते हो, बस पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा था वो, कहाँ कुछ किया था। इंडिपेंडेंट एक पेपर निकाला था। पत्रिका तरीका कहाँ करेगा। पश्तो बादशाह में पलतून पत्रिका निकाले, 10 रोजा निकाले। इन्हीं को बादशाह खान बोलते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना सीमांत गांधी। फिर से पूछ सकता है सीमांत गांधी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां। पश्तून आंदोलन यही, बादशाह खां यही, 10 रोजा पत्रिका यही, पलतून पत्रिका यही। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो प्रकाशित किए थे उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक। नेशनल हेराल्ड अभी भी इसके ऊपर केस चल रहा है, मोतीलाल नेहरू लोग चालू किए थे। ठीक। गांधी जी के क्या था? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। इंडियन नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। ठीक। द लीडर ये कौन करेगा? तो मालवीय जी। और पायनियर कौन है? राजा राम मोहन राय। अगला है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना की थी आपके सिकंदर लोदी ने। ठीक। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर का की स्थापना की थी, जिससे वो राजस्थान के ऊपर भी अपना कब्जा बना के रख सकें। किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? इसका बेसिक फैक्ट समझ लो, विलोपित हो गया था ये जनरली सवाल। पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में कनिंघम किया था। ठीक। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको बनाया है आपका वायसराय, क्या नाम है? कर्जन। कर्जन ने कई अच्छे अच्छे काम भी किया है, तो उसमें से एक काम ये भी है। तो ये ध्यान रखना कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम, और कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और उसके बाद उसका भारतीय पुरातत्व महानिरीक्षक बनाया गया था जॉन मार्शल को 1902 में। यही फिर वो सिंधु घाटी और बाकी सभी चीज़ें किया था। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ये तो हलुआ सवाल है। हर्षवर्धन अपने को पता है किया है, कनिष्क किया है, चौथी बौद्ध संगति आयोजित किया, अशोक तीसरी बौद्ध संगति, पुष्यमित्र शुंग और बौद्धों की ऐसी तैसी कर दिया। 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया ऐसा माना जाता है। किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशवा तक सड़क आजम कहलाने वाली सड़क बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक। शेर के आजम किसने बनवाई थी? फिर पूछ लेगा तो फिर भी ध्यान ला। ठीक। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? 1873 में। उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणवाद का खिलाफ, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुजारी ये वो का खत्म करना इसका उद्देश्य था। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। तो बस ये तो संस्थान देख लेना कौन से कब है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये तो हलुआ सवाल है। 21 जून को मनाया गया। सबसे पहले कब बनाया गया? 21 जून 21 को। ठीक। सॉरी 21 जून 21 को 7वां मनाया गया। इसको ना उससे 21 जून 21 का ज़्यादा वो हो गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसीलिए जब मोदी जी आए ना 2014 में, उसी समय ये प्रस्ताव आया, इसलिए उस समय और ज़्यादा माहौल हुआ था। फिर 15 से उसको चालू कर दिए थे। अभी लेटेस्ट वाला आप वो देख लेना, थीम देख लेना। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय मतलब
मतलब जो बनते रहती, नवीन नवीन होते रहती। कोयला ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, केरोसिन ख़त्म हो जाएगा, बायोमास ख़त्म नहीं होगा, तो वही स्रोत है। कौन से राज्य में हलाम नेटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो त्रिपुरा राज्य में। तो आपको ये देखना है किस जनजाति में, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, वो अच्छे से देख लेना। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। उसके आधार पर जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में बना, और जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछता है। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये नहीं पूछेगा। अभी कौन है अपने, वो देख लेना। ये सब करंट के सवाल हैं, इसको अपन क्यों पढ़ें, ठीक। ये ध्यान रखना कि करंट में ना खेल ज़्यादा आता है। मानव विकास सूचकांक देख लेना अभी लेटेस्ट वाला, नोबल देख लेना लेटेस्ट वाला, योजनाएं थोड़ा बहुत देख लेना, मालदीव। विनय पत्रिका किसने लिखी? तो विनय पत्रिका लिखी तुलसीदास ने। कौन प्रत्यक्ष को प्रमाण स्वीकार करता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण स्वीकार करता है चावार्क। चावार्क बोलता है जो दिख रहा है मैं वही मानूंगा। मेरे को दिख रहा है ना कि ये पानी है तो मैं मान जाऊंगा, जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको छू सकता हूँ। तुम बोल रहे आसमान छू के दिखाओ, वो तो है ही नहीं, तो उसी को प्रत्यक्ष को प्रमाण। भगवान नहीं दिख रहे मैं नहीं मानूंगा, बोला आत्मा नहीं दिख रही मैं नहीं मानूंगा। जब तक जीऊंगा सुख से जीऊंगा, भले ऋण पी पी के जीऊंगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक है गौतम, ठीक। स्यादवाद क्या है? स्यादवाद मतलब स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अव्यक्तव्यम, जैन धर्म से रिलेटेड है। इसमें ना आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये कर लेना कि यार मेंस का सिलेबस देख लेना एक बार, ठीक। उसमें सीधा सीधा लिखा है मीमांसा अपूर्व का सिद्धांत, ठीक, जैन दर्शन, स्यादवाद। 4-5 सवाल यहीं से बन जाएंगे आपके। सिलेबस पढ़ लेना बस, उससे हो जाएगा। किसका क्या सिद्धांत है उतना ही देख लेना। जैसे अपूर्व का सिद्धांत क्या है? मीमांसा से जुड़ा है, ये कर्मफल वाला है। फिर कौन सा एक सूक्ष्म जीवी कीटनाशक है? तो बैसिलस थोड़ा क्या है इसका नाम? थुरिंगिनेसिस, थुरिनजिएनेसिस। तो ये नाम याद है तो ठीक है। बेकिंग सोडा का फार्मूला, तो इस टाइप के सवाल आते, ठीक। मतलब कि बेकिंग सोडा, वो सोडा, ये सोडा। तो बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। धोने वाला Na2CO3.10H2O। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, भू स्थिर उपग्रह कहाँ घूमता है? स्थिर ऊंचाई पर। स्थिर है तो स्थिर ऊंचाई पे घूमेगा। तो ये भी लॉजिक वाला नहीं, भू स्थिर उपग्रह स्थिर ऊंचाई, पकड़ लो एक एक। भारत के द्वारा हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। फिर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या आता है? सघन से विरल में जाएगी तो थोड़ा दूर हट जाएगी। साइंस के बुक से है, ठीक। ये पहले ही ऑप्शन जो था, इट स्पीड्स अप एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब जब ऐसे सघन से विरल में जाएगी ना, ऐसे जाएगी तो मतलब ऐसे जा रही, सॉरी, तो सीधा ना जाके थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगी। साइंस पढ़े भी बहुत टाइम हो गया। उस समय ना 10th का साइंस आता था। बेकिंग सोडा, ये किरण, मिरर, ये सब। किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर क्या है? तो जो एसी जनित है में सर्पी विलय होते हैं, डीसी जनित में दिग परिवर्तक होते हैं। मतलब उसमें क्या होता है? वो होते हैं दिशा परिवर्तक करने वाले होते हैं। कौन सा एक अम्लीय विलयन का पीएच मान है? तो हल्का सवाल है। 7 वाला न्यूट्रल है, ठीक। 7 से कम अम्ल है, 7 से ज़्यादा क्षार है, 7 से कम 6 है, तो ये अम्लीय विलयन है। 50वां हो गया क्या? यही वाला था, हाँ। छत्तीसगढ़ भी देखोगे? छत्तीसगढ़ तो आप लोग से वैसे भी बनता है, बोलोगे तो अगले वीडियो में वो भी बना लेंगे। तो अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग का धन्यवाद। बिल्कुल बताना कि हम लोग और पीछे जाएं कि मत जाएं। 18, 17, 16 उस समय ना 5 ऑप्शन वाले सवाल थे, बोलोगे तो वो भी कर लेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे, इतना प्यार दे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।